खटिया योग जो होता है वह दो तरह का होता है। एक तो खटिया योग की बात यह आई कि जो सुख की बात आती है हमारे जीवन में का 5 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं ना, और 5 प्रकार के सुख कहे गए हैं। तो 5 प्रकार के सुख और पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही ना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 5 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, 5 प्रकार के सुख भी हैं। धार्मिक होना, अर्थ मतलब रुपए पैसे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम मतलब कई स्त्रियों के साथ में संबंध। मोक्ष मतलब साधना के तौर पर साधना करने के बाद में आपकी मोक्ष की गति। तो जो केवल लिप्त होते हैं, काम वासना में जो लिप्त होते हैं, उनके लिए काम गलत चीजें हैं। लेकिन जो साधना के तौर पे होते हैं, साधना के साथ में किए जाते हैं, वह काम मोक्ष को प्रदान करने वाले होते हैं। और वह चीज बिना गुरु दीक्षा के नहीं होती है। पंचमकार की भी बात कही है, तो वो तो साधना के अंदर में घुसेंगे तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वह एक खटिया योग का योग आपने कपिलेश्वर जी ने कहा कि 2, 6, 8 और 12 स्थान को खटिया योग कहते हैं। लेकिन इसमें भी स्थिति क्या होनी चाहिए वह नहीं बताया इन्होंने। स्थिति वह होनी चाहिए कि सभी ग्रह 2, 6, 8, 12 स्थान में बैठे हों। सभी के सभी ग्रह 2, 6, 8, 12 स्थान में बैठे हों। अब यहाँ तो एक विपरीत राजयोग हुआ, दूसरा खटिया योग हो गया। विपरीत राजयोग मतलब एक दूसरे के घर में 6, 8, 12 में कहीं ना कोई ग्रह बैठा ही होगा। ठीक, दूसरा खटिया योग हो गया। अब वहां विपरीत परिस्थितियों में जब वह व्यक्ति परेशान होगा और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के जंजाल में फंसा होगा, किसी न किसी प्रकार से वह सही से गलत हुआ होगा, उन स्थितियों में जब ऊपर उठ करके आता है व्यक्ति, तो वह विपरीत विपरीत स्थिति में उठ करके आता है, इसलिए वहां विपरीत राजयोग काम कर जाता है। तो उसको ही कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत परेशान था एक समय, लेकिन आज के समय में चाहे गलत है चाहे सही है, लेकिन अच्छे स्थान पे है, अच्छा है, सुखी है। तो ये हुआ। और दूसरा खटिया का प्रसव स्थिति में कहा गया है कि 3, 6, 9 और 12 भाव में स्थिति होने की स्थिति को खटिया की बात कही गई है। ठीक, समझ में आया? तो आप लोग लिख लीजिए, जिस प्रकार गृह में मेषादि राशि की स्थिति कही गई है, सूतिका की सैया का विचार या खटिया। ठीक है, खटिया कितने लोग जानते हैं कि खटिया किसको कहा जाता है? हैंड राइज करिए, कितने लोग जानते हैं कि खटिया किसको बोला जाता है? चलिए, राधा गोविंद जी बताइए कि खटिया किसको कहते हैं? गुरुदेव जैसे कि चारपाई को। हाँ, चारपाई को ठेठ भाषा में खटिया ही कहा जाता है। जी गुरुदेव, गांवों में तब भी खटिया ही कहते हैं, खाट। जी 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 जी। तो वहां पे 4 पावा की बात कही गई है, तो 4 पावा की बात जो इन तीनों स्थानों को क्या, ये 4 स्थानों को, कौन कौन सा स्थान? 3, 6, 9, 12, इन स्थान को क्या कहा जाता है? 4 पावा मान लिया जाता है। और बाकी के जितने भी स्थान हैं उनको खटिया का अंग मान लिया जाता है।
खटिया का अंग मान करके ही कार्य करना होता है। तो आप लोग लिख लीजिए, सूतिका की सैया का विचार या खटिका का विचार। यह बहुत जरूरी इसलिए है। जी रीमा जी बोलिए। गुरुजी हमने अभी जैसे आप बता रहे हैं जैसे 2 6 8 12 में होता है, तो इसमें सारे के सारे ग्रह जब किसी एक ही घर में बैठे हों तो हम खटिया योग कहते हैं। दूसरे में आप बोल रहे हैं प्रसव की स्थिति में, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है या उसने डिलीवरी की होती है तब ये सारे ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं, मतलब ये समझ नहीं आया नहीं सेकंड नहीं वाला। नहीं नहीं, खटिया का विचार करने की बात कर रहे हैं कि खटिया कैसा होना चाहिए। आजकल खटिया होती कहाँ पे, वो तो पलंग ही होते हैं। मान लीजिए पलंग ही होती है या बेड ही होता है। हाँ, तो तो मतलब बेड उसका में विचार कैसा होना हाँ चाहिए। बेड में, हाँ बेड में कौन से कपड़े होने चाहिए, बेड में किस तरह का कार्य होना चाहिए कि उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हम खुद डिसाइड करते हैं योग। हाँ ये हम करेंगे तो जा करके अच्छा होगा। ठीक है, यह विचार के योग, यह विचारक योग है। ठीक है। तो इसमें ये जो हमारे भाव हैं 3 6 9 12, इनका हाँ क्या रोल है, मतलब ये कहाँ से आ गए। तो हम विचार ही कर रहे हैं ना कि ठीक है, जो जिसने डिलीवरी करी है लेडी, हाँ उसका बेड कैसा होना चाहिए या खटिया कैसी होनी चाहिए, वो हम अपने मन में हाँ। सोच रहे हैं। तो वो इसमें भाव कहाँ अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब वो कैसे 3 6 9 12 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताता, जी। शायद कुछ समझ में आ जाए। जिस प्रकार गृह में मेषादि राशि की स्थिति कही गई है, गृह में मतलब द्वादश भाव में मेष आदि राशि कही गई है, उसी प्रकार उसी प्रकार जिस प्रकार गृह में मेष आदि राशि की स्थिति कही गई है, उसी प्रकार सैया मतलब खटिया में भी समझना चाहिए। उसी प्रकार खटिया में भी, सैया खटिया में भी समझना चाहिए। जिस स्थान में जो पहले लिख लीजिए। हो गया। जिस स्थान में जो ग्रह हो उस स्थान में, जिस स्थान में जो ग्रह हो उस स्थान में, जिस स्थान मतलब वही बात आई ना, 3 6 9 12, उस स्थान में जो ग्रह हो उनकी बात कही जा रही है। तो जिस स्थान में जो ग्रह हो उस ग्रह में के वस्त्रों से निर्मित, उस ग्रह के वस्त्र से निर्मित, जिस स्थान में जो ग्रह हो उस स्थान में उस ग्रह से, ग्रह के वस्त्र से निर्मित सैया पर गलीचा, उल्लोच आदि अस्तरण करना चाहिए, मतलब बिछाना चाहिए। उस ग्रह के वस्त्र से निर्मित सैया पर गलीचा, उल्लोच आदि आस्तरण करना चाहिए।
सिरहाने से पौथान मतलब पैर तक। सिरहाने से पौथान पर्यंत अच्छा करना चाहिए। सिर से लेकर के पैर तक अच्छा करना चाहिए। तथा ग्रह के सदृश चिन्ह का विचार करना चाहिए। ग्रह के सदृश मतलब ग्रह के समान चिन्ह का विचार करना चाहिए। जहां द्विस्वभाव राशि हो, मतलब 3, 6, 9, 12 स्थान में जहां द्विस्वभाव राशि हो उसकी बात कर रहे हैं। जहां द्विस्वभाव राशि हो वहां खटिया में न तत्व मतलब नीचे को दबा हुआ, न तत्व मतलब नीचे को दबा हुआ। समझना चाहिए। जहां द्विस्वभाव राशि हो वहां खटिया में न तत्व नीचे को दबा हुआ समझना चाहिए। खटिये के लग्न से, खटिये के लग्न से, खटिये के लग्न से 3, 6, 9, 12 भावों को खटिये के लग्न से 3, 6, 9, 12 भावों को चारों पांव और शेष राशि सैया के अन्य अंग समझना चाहिए। चारों 3, 6, 9, 12 भावों को चारों पांव और शेष राशि सैया के अंग अन्य अंग समझना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। ये लिखा जी गया, हो बिल्कुल गया। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, लिखिए सूतिका का भूमि आदि शयन। सूतिका का भूमि आदि शयन, ये तो हेडिंग हो गया। अब यहाँ पिछली हेडिंग में आप देखिए कि सैया का विचार कहा गया है, तो यही में अगली स्थिति अगली हेडिंग में भी आपको इसका विचार का बात पता चलेगा कि विचार करने की बात होती है। बहुत लोग कहते हैं कि सूतिका कहाँ पे शयन की थी, मतलब जब प्रसव हो रहा था उस समय सूतिका जमीन पर थी या गलीचे पे थी या बेड पे थी या किस जगह पे थी, वह भी विचार है। और उसके बाद में अन्य चीजों का भी विचार है। तो इसको हम आपको विधिवत आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यह चीज बहुत ही अच्छी चीज है।
यदि जन्म काल में चंद्रमा अपने नीच होकर के चतुर्थ, यदि जन्म काल में चंद्रमा अपने नीच होकर चतुर्थ या लग्न में हो तो भूमि में सूतिका का निवास समझना चाहिए। यदि जन्म काल में चंद्रमा अपने नीच होकर चतुर्थ या लग्न में हो तो भूमि में सूतिका का निवास समझना चाहिए। ये हो गया। चंद्रमा से लग्न तक जितने ग्रह हों, चंद्रमा से लग्न तक जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिका की संख्या होती है। उपसूतिका मतलब प्रसव के समय कितनी और स्त्रियां वहां पर हैं, उपसूतिका कहा जाता है उनको। प्रसव के समय कितनी स्त्रियां थी। तो चंद्रमा से लग्न तक जितने ग्रह हों उतनी सूतिका का सहायक संख्या होती है। उतनी सूतिका की सहायक संख्या होती है। हो गया। एक लोग बीच में बोला करिए। जी हो गया गुरुदेव, हो गया। हाँ, और अब सर ये अगला गोचर लिखिए। की बात कर रहे हैं हम कि गोचर में देखेंगे उस टाइम चंद्रमा से लेके लगन तक? नहीं नहीं, ये जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रही हैं, अच्छा, उसी की, उस आई मीन परमानेंट कुंडली की। जैसे आप मेरी कुंडली देख रही हैं, ठीक है, जी तो मेरे लग्न चक्र से आप विचार करिए कि जैसे मेरे कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए, ठीक है। अब लग्न से लेकर के पंचम के बीच में जितने ग्रह रहेंगे उतनी सूतिका जो है अंदर उपसूतिका थी, मतलब सहायक स्त्रियां थी। ठीक, जी यह बताना चाहिए, यह पूछना चाहिए। यह जब कुंडली विस्तार से किसी की बतानी होती है तो यह सारे चीज बताए जाते हैं। यह चीज आप बताएंगी तो लोग कहेंगी हाँ इनको कुछ ज्ञान है। अगला लिखिए। लग्न से आगे सप्तम भाव पर्यंत जितने ग्रह हों, लग्न से आगे सप्तम भाव पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका भीतर, मतलब भीतर मतलब कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर में प्रसव हो रहा है उस कमरे के अंदर उतनी स्त्रियां। और सप्तम भाव से आगे लग्न पर्यंत, सप्तम से लग्न के बीच में जितनी जितने ग्रह हों उतनी स्त्रियां कक्ष के बाहर उपसूतिकाएं जानना चाहिए। गुरुदेव एक बार दोबारा रिपीट करना गुरुदेव।
लग्न से सप्तम भाव पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका भीतर के तरफ। मान लीजिए लग्न से सप्तम भाव के अंदर में 4 ग्रह बैठे हुए, तो अंदर के तरफ में 4 सूतिकाएं कक्ष में मानना चाहिए। और वही चीज अगर सप्तम से लग्न के बीच में 3 ग्रह बैठे हैं, 2 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, तो उतनी उपसूतिकाएं बाहर के तरफ में, कक्ष के बाहर के तरफ में हैं, ऐसा बताना चाहिए। तो गुरुदेव अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह सूतिका में गिनती होगा या उपसूतिका में? वह लग्न में अगर बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो जी। वह ऐसा बताना चाहिए कि उस कार्य में लगा हुआ है, ठीक है, उस अच्छा कार्य में लगा हुआ है, जैसे बाहर भीतर करने वाला है, बाहर अच्छा। भी आ रहा है, भीतर भी जा रहा है। तो नर्सेज होती हैं आज के समय में, तो क्या करती हैं, कुछ सामान घट गया तो एक बार आती हैं, एक बार जाती हैं, एक बार आती हैं, एक बार जाती हैं, हाँ ठीक है। तो उनका भी तो विचार किया जाएगा ना, कि उनका विचार हाँ नहीं किया हाँ, जाएगा। सही बात है। तो ऐसी स्थिति होती है। हो गया। अब लिखिए आगे, उनमें से उनमें भी जितने शुभ ग्रह हों, उनमें भी जितने शुभ ग्रह हों उतनी सुलक्षणा, सुंदर, सौभाग्यवती, भूषण युक्ता स्त्री, जितने शुभ ग्रह हो उतनी सुलक्षणा, सुरूपा, सौभाग्यवती, भूषण युक्ता स्त्री, तथा जितने पापक ग्रह हों उतनी कुरूपा, दुर्भगा और मलिना स्त्री समझना चाहिए। प्रसव के समय में कोई यह देख रेख नहीं होता है ना कि स्त्री सौभाग्यवती है या जो है विधुर है। उस समय तो सभी आती हैं, तो उसमें यह विचार करना चाहिए। और कौन सी स्त्री सुंदर है, कौन सी स्त्री सुंदर नहीं है। अब जो सुंदर नहीं है तो उसको हम मार के भगा तो नहीं सकते हैं, वह तो आपके दुख में आई है। कुरूपा और सुंदर, सुरूपा, सुलक्षणा, जो कुछ अच्छे लक्षणों वाली हैं और कुछ अच्छे लक्षणों वाली नहीं है, तो उनकी बात कही गई है। तो जितने ग्रह शुभ हों उतने सुलक्षणा, सुरूपा, सौभाग्यवती, आभूषण से युक्त, भूषण युक्ता मतलब आभूषणों से मतलब अच्छे अच्छे गहने वगैरह पहनने वाली स्त्री भी, और सज धज करके वहां खड़ी होने वाली स्त्री, ऐसा समझना चाहिए। जितने पापक ग्रह हो उतनी कुरूपा, दुर्भगा और मलिन वस्त्र, मलिना स्त्री समझना चाहिए। मलिन मतलब गंदे कपड़े पहनी हुई स्त्री, ऐसा समझना चाहिए। मिश्र ग्रह हो तो, मिश्र ग्रह हो तो मिश्र ग्रह बलवान हो तो मध्यम रूप गुण वाली समझना चाहिए। मिश्र ग्रह बलवान हो तो मध्यम रूप गुण वाली समझना चाहिए। इस प्रकार का विचार ग्रह बल
के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार का विचार ग्रह बल के अनुसार करना चाहिए। ग्रहों का बल देख लेना चाहिए, कितने बल हैं, कितने बलवान हैं, कितने क्या हैं, वह देख लेना चाहिए। और मिश्र ग्रह अगर बलवान है, जो मिश्रित ग्रह कहे गए हैं वो बलवान है, तो वहां पर मध्यम रूप गुण वाली समझना चाहिए। न तो बहुत सुंदर है, न तो बहुत कुरूपा है, न तो बहुत जो है गुणवती है, और न तो जो है कम काम करने वाली है, मतलब मध्यम में, ऐसा समझना चाहिए। अब एक विचार है कि प्रसव के समय अंधेरा था या दीपक जल रहा था, या दीपक जल रहा था तो कितने दीपक जल रहे थे। पहले तो लाइट होती नहीं थी। पहले लाइट होती नहीं थी, तो क्या करते थे, दीपक जलाते थे कि एक दीपक जल रहा है या अधिक दीपक जल रहा है, दीपक में तेल भरपूर मात्रा में था या तेल कम था, यह विचार। तो यह विचार शायद इस समय लिखवाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होगा। दूसरी बात कि प्रसव अंधकार में हुआ था या उजाले में हुआ था, ठीक है, यह विचार भी है। और एक और लिखिए, इसी में आगे लिखिए कि पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग। पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग, कि पिताजी कहीं परदेश में गए हैं या कहीं हैं, उनकी उपस्थिति वहां नहीं है, उस समय में जन्म होने की स्थिति यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पिता की अनुपस्थिति में जन्म योग। लिखिए, यदि चंद्रमा लग्न को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। यदि चंद्रमा लग्न को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। अगला लिखिए, हो गया ये पिछला वाला। पिछला वाला हो गया। जी सर। अगला लिखिए, यदि 10वें भाव से आगे होकर सूर्य, यदि 10वें भाव से आगे होकर सूर्य चर राशि में हो तो 10वें भाव से आगे होकर मतलब 11वें या 12वें भाव में हो, सूर्य चर राशि में हो तो परदेश परदेशस्थ पिता के परोक्ष जन्म समझना चाहिए। परदेशस्थ परदेशस्थ
पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। अगला लिखिए, दिन में रवि दिन में रवि और रात्रि में शनि। दिन में रवि और रात्रि में शनि यदि मंगल से दृष्ट हो तो दिन में रवि रात्रि में शनि यदि मंगल से दृष्ट हो तो पिता के परोक्ष में जन्म होता है। पिता के परोक्ष में जन्म होता है। ऐसी स्थिति हो तो यह कह देना चाहिए कि जन्म के समय में पिताजी वहां पे नहीं थे। अगला लिखिए, यदि उक्त रवि या शनिश्चर राशि में हो। यदि उक्त रवि या शनिश्चर राशि में मंगल युत दृष्ट हो। यदि उक्त मतलब जो पिछला है बताया गया है। दिन में रवि रात्रि में शनि। यदि उक्त रवि या शनिश्चर राशि में मंगल से युत दृष्टि हो तो मंगल से युत मतलब मंगल के साथ में बैठे हो दृष्ट हो तो पिता के परदेश में मृत समझना चाहिए। गुरुदेव दृष्टि या युति? युति मतलब या तो शनि के साथ में या रवि के साथ में या उनकी राशि में बैठ करके। ठीक है, मंगल की में रवि या जो ऊपर बताया गया है कि रात्रि में, दिन में रवि रात्रि में शनि मंगल से दृष्ट हो। दिन का जन्म हो तो रवि सूर्य को मंगल देख रहे हो, रात्रि का हो तो शनि को मंगल देख रहे हो, तो उस समय क्या कहा गया है, परोक्ष में जन्म होता है, पिता के न रहते जन्म हुआ। उसी में कहा गया है यदि उक्त रवि या शनिश्चर, वही स्थिति बताई गई है कि अगर रवि या शनिश्चर राशि में मतलब सिंह राशि में या कुंभ या मकर राशि में मंगल बैठ करके शनि या जो है सूर्य को देख रहे हैं, रात्रि का है तो रात्र को, दिन का है तो दिन का। वैसे तो मंगल कहीं से भी बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य को सिंह राशि, कुंभ राशि, मकर राशि से देख रहे हैं या शनि को सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि से देख रहे हो तो उस स्थिति में परदेश में पिता का मृत समझना चाहिए। पिता की मृत्यु परदेश में समझना चाहिए जन्म के समय। समझ में आया?
समझ में आया? जी। जी। तो देव एक बार फिर बताने की कृपा करें, यहाँ थोड़ी सी शोर शराबा है, मैं सड़क के पास में ही खड़ा होकर नोट करने लग रहा हूँ। यदि उक्त रवि या शनिश्चर राशि में मंगल युत दृष्ट हो, मतलब शनि या सूर्य की राशि में बैठ करके वहां से देख रहे हों, तो पिता को परदेश में मृत समझना चाहिए। अगला लिखिए। सूर्य से 5, 7, 9 भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो पिता को जेल में समझना चाहिए। सूर्य से 5, 7, 9 भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो पिता को जेल में समझना चाहिए कि जन्म के समय में पिता जेल में थे। यहाँ भी यह देखिए, यहाँ भी चर राशि हो तो परदेश में, यहाँ भी चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव राशि हो तो मार्ग में समझना चाहिए। चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव हो तो मार्ग में समझना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? मुझे एक बार ये लाइन दोबारा से बताएंगे, सूर्य से 5, 7, 9। अच्छा, सूर्य से 5, 7, 9 भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो पिता जेल में समझना चाहिए। हो गया? जी। यहाँ भी देखिए, जैसे पिछले में बताया गया वैसे इसमें भी देखिए, यहाँ भी चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव राशि हो तो मार्ग में समझना चाहिए। हो गया? जी। अब यहाँ देखिए, यहाँ उदाहरण भी दिए हैं कि ऐसा ही विचार कहाँ कहाँ लिखा गया है।
कहते हैं अन्य ग्रंथ जैसे लघु जातक एवं लग्न जातक में भी ऐसा ही कहा गया है। ऐसा ही कहाँ कहा गया है? लघु जातक एवं लग्न जातक में भी कहा गया है। इसकी प्रामाणिकता मिलती है। और कहाँ मिलता है? रावण संहिता में मिलता है। और कहाँ मिलता है? हनुमान संहिता में मिलता है। और कहाँ मिलता है? नारद संहिता में मिलता है। ठीक है। अर्थात लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो तो, अर्थात लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो तो कहाँ तक लिखे आप लोग? ये लिख रहे थे ना, अर्थात लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। अब जैसे देखिए, पिताजी घर पे ही हैं लेकिन खेतों में काम कर रहे। पिताजी घर में ही हैं लेकिन खेतों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ स्थिर राशि की बात कही गई थी, तो स्वदेश में ही हाँ कहना चाहिए। तो यहाँ यही बात कही गई है कि अर्थात लग्न को चंद्रमा नहीं देखता हो तो पिता जन्म के समय पे वहां पे नहीं थे, या कहीं बाजार चले गए हैं, या कहीं किसी कार्य से चले गए हैं, या किसी रिलेशन में कहीं किसी जगह पे चले गए हैं। तो वहां पे यह चीज हो गई कि पिता के परोक्ष में बालक का जन्म कहना चाहिए। और द्विस्वभाव राशि है तो मार्ग में कहना चाहिए कि कहीं गए थे, यात्रा में थे, वहां से वापस आ रहे थे या वहां पे जा रहे थे। और चर राशि है तो कहना चाहिए परदेश में। ठीक, आगे लिखिए। और सूर्य मध्य भ्रष्ट अर्थात 9वें 8वें 11वें और 12वें स्थान में हो तो सूर्य मध्य भ्रष्ट। मध्य भ्रष्ट का मतलब, किसको मध्य भ्रष्ट कहा जाता है?
9वें, 8वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि कौन कौन सी है? 9वें, 8वें, 12वें, 11वें स्थान में चर राशि कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर। चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर का हो तो उत्पन्न शिशु का पिता विदेश में समझना चाहिए। उत्पन्न शिशु का पिता विदेश में समझना चाहिए। विदेश का मतलब यह नहीं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ही गया हो। विदेश का मतलब उत्तर प्रदेश से कर्नाटक भी आया है तो भी विदेश ही है। महाराष्ट्र से तमिलनाडु गया है वह भी विदेश ही है। जो अपना क्षेत्र न हो उसे हम विदेश कह सकते हैं। पहले जो राज्य हुआ करते थे वही देश के जैसे होते थे। मगध, कलिंग, उत्कल, काशी, ये सभी प्रांत के नाम से आते थे या जिस हिसाब से हम बात करते। तो घर से दूर है तो विदेश की स्थिति मतलब अन्यत्र स्थान पे हम कह सकते हैं। तो 9वें, 8वें, 11वें और 12वें स्थान में चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर का हो तो उत्पन्न शिशु का पिता विदेश में समझना चाहिए। उत्पन्न शिशु का पिता विदेश में समझना चाहिए। हो गया? जी। तो ये तो हो गया। कक्षा का समय भी ज्यादा हो गया था तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और जो न समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।